हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। तो यूपी पीसीएस के पार्ट 1, 2 और 3 में जो है आपके 3 साल के जो क्वेश्चंस इतिहास से संबंधित थे वो सभी डिस्कशन हो चुका है। उसका पार्ट 4 में हम 2019 के इतिहास में आए हुए क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। और क्वेश्चंस सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, उसका पूरा सॉल्यूशन इस तरह से करवाया जाएगा कि अगर यहाँ से भी आसपास से कहीं से क्वेश्चन एक भी अगर इस तरह से रिपीट होता है या इसके कंक्लूजन से ही कोई क्वेश्चन बन जाता है तो वो आपसे छूटे ना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित, इसमें पूछा है कि नहीं है, हमें बताना है इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन, पहला है दाम। दाम ताम्र की मुद्रा है। ठीक है, देसाई जो है वो राजस्व अधिकारी है। दीवान जो है वो प्राचीन राजस्व का प्रमुख है। और जरीब एक प्रकार का कर है। तो इसमें से क्या गलत हो जाएगा? तो उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। जरीब जो है ये एक कोई कर नहीं था। ठीक है, जरीब जो है ये भूमि माप कर इकाई थी। भूमि की माप की जो है इकाई थी। ठीक है, चलिए आगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे दाम के बारे में। तो दाम की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत किसने की थी? शेरशाह सूरी द्वारा जो है शुरू किया गया था। ठीक है, दाम जो है तांबे के सिक्कों का नाम था। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो मुगल काल में जो है दाम जो है वो 1 रुपया में लगभग 40 दाम होता था। ठीक है, मुगल काल की जो सिक्के की जो प्रचलन है, ठीक है, वो बहुत हद तक शेरशाह सूरी के सिक्कों के समान ही था। ठीक है, क्योंकि शेरशाह सूरी ने जो सिक्के चलाए थे, कौन से चलाए थे? चांदी का सिक्का उसको रुपया ही कहा जाता था और सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? मोहर कहा जाता था। ठीक है, अगला ऑप्शन था देसाई का। ठीक है, तो देसाई की अब बात करें, इसको देसाई या देशमुख भी कहते हैं। ये मराठा काल में था। ये क्या था? देसाई या देशमुख ये राजस्व संग्रह और सामान्य प्रशासन का जो है अधिकारी होता था। सामान्य प्रशासन जो है उसका प्रभार वो संभालता था। ठीक है, जनपद के जो सभी पटेल का ये प्रमुख होता था। कौन? देशमुख या देसाई। ठीक है, दीवान की बात करें तो ये मुगल काल में प्रचलित था। दीवान क्या होता था? ये प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। वहीं जरीब की बात करें तो जरीब भी मुगल काल में ही प्रचलित था और ये भूमि माप के लिए था। तो उत्तर आपको बता ही दिया है, ऑप्शन नंबर डी जो है उत्तर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें मिलान करना है। तो मिलान पे आ जाते हैं। मुल्ला दाऊद जो है ये चांदायन, ये ऑप्शन सही होगा, चांदायन। ठीक है, वहीं दामोदर कवि की बात करें तो दामोदर कवि द्वारा जो रचना है वो कौन सी है? पद्मावती कथा। ठीक है, सोमनाथ की बात करें तो सोमनाथ की है राग विभूत। ठीक है, और अमीर खुसरो की रचना कौन सी है प्रचलित? वो आशिका है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो इसके सीधे सीधे उत्तर की बात कर लेते हैं। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने। ठीक है, कंक्लूजन पे अगर हम आए तो तानसेन जो है, तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। ठीक है, इनकी जो शिक्षा है वो ग्वालियर के राजा मानसिंह के संरक्षण में हुई थी। और कहाँ हुई थी? ग्वालियर विद्यापीठ से इनकी शिक्षा जो है कंप्लीट हुई थी। ठीक है, जो रीवा के जो रामचंद्र सिंह थे उनके क्या थे? ये दरबारी कवि थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है? सूची मिलान करना है। राजवंश है और उनकी राजधानियां दी गई हैं। तो पल्लव राजवंश की बात करें तो पल्लव राजवंश की राजधानी थी कांची। ठीक है, पांड्य राज्य की बात करें तो पांड्य राज्य की राजधानी थी मदुरा। वहीं पे यादव राज्य की बात करें तो यादव राज्य की राजधानी देवगिरी और काकतीय राजवंश की राजधानी थी वारंगल। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें बताना है कि सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, सही उत्तर इसको कालक्रमानुसार जो है इसको लगाना है। तो सीधे हम उत्तर की बात कर लेते हैं। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कंक्लूजन में अगर हम आए तो वो देखिए अटाला मस्जिद। ठीक है, अटाला मस्जिद की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है? जौनपुर में है। और इसे किसने बनवाया था? इब्राहिम शाह सरकी द्वारा बनवाई गई थी 1408 में। सासाराम का जो मकबरा है 1540 से 45 के मध्य। ठीक है, हुमायूं का मकबरा जो है 1569 से 70 के मध्य। और आबिया दौरानी का मकबरा जो है 1651 से 1661 के मध्य बना था। ठीक है,
उस अनुसार जो क्रम है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यहाँ पे ये बताना है। तो मनसबदारी व्यवस्था जो है राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित है, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, और मनसबदारी का पद जो है पैतृक था। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये तो सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, केवल ए, यानी कि आंसर नंबर 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि मनसबदारी व्यवस्था जो थी ये तो कुलीन वर्ग थी, कुलीन वर्गों के लिए थी। ठीक है, ये अकबर द्वारा प्रारंभ की गई थी। लेकिन जो मनसबदारी की जो पद है ये पैतृक नहीं होता। मनसबदार को जब ये पद दिया जाता था तो वो अपनी सेवा काल तक, ठीक है, सेवा काल तक, जितना उसका सेवा काल है या जितना उसका सेवा का समय है, उसी समय तक वो पद पर रहता था। इसके बाद उसके किसी पुत्र या किसी और को मनसबदारी पद है वो नहीं दिया जाता था, बल्कि इंसान की योग्यता, ठीक है, उस टाइम पे योग्यता के अनुसार इस पद को दिया जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा मार्कंडेश्वर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो मार्कंडेश्वर मंदिर, जिसे विदर्भ के खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ पर है? उत्तर भारत में है। ठीक है, और ये नागर शैली में बना हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर भारत में बना है और नागर शैली में ये बना हुआ है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में गढ़चिरौली जिला, ठीक है, जो कि बेन गंगा नदी पर स्थित है ये मार्कंडेय मंदिर। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? शैव, वैष्णव और शाक्त संप्रदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें क्या बताना है? कथन और कारण बताना है। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने आपसे बात भी किया था, देखिए उसी तरह से ये क्वेश्चन भी बनकर सामने आ गया है कि अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। ठीक है, देखिए ये दोनों कथन और कारण दोनों ही सही है, लेकिन कारण के अकॉर्डिंग कथन नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है ये उत्तर हो जाएगा कि मतलब किसी भी तरह से जो ये कथन दिया हुआ है इसका कारण ये नहीं। ठीक है, तो शेरशाह के सिक्कों की अगर हम बात करें, तो शेरशाह के सिक्कों की, ठीक है, तो सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? मुहर कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था, और ताम्र के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दाम कहा जाता था। ठीक है, मुगल काल में भी 1 रुपया जो है चांदी का सिक्का होता था वो 40 दाम के बराबर होता था। ठीक है, और राज्य की आय व्यय की जो गणना है वो इसके द्वारा, किसके द्वारा? ताम्र के द्वारा, सॉरी दाम के द्वारा जो है संपन्न की जाती थी। देखिए मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा तो राइटिंग भी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित युद्धों को काल क्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। ठीक, तो सीधे से हम उत्तर पर आ जाते हैं और उत्तर देख लेते हैं कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो सरनाल, सरनाल जो कि गुजरात में है, ठीक है, इसका युद्ध जो है ये किसके मध्य हुआ था? अकबर और इब्राहिम मिर्जा के मध्य हुआ था, जिसमें इब्राहिम मिर्जा की जो है हार हुई थी। ठीक है, इसके इसके बाद अगर हम बात करें बेलग्राम के युद्ध की, तो बेलग्राम का जो युद्ध था ये 1540 में हुआ था, और किसके मध्य हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें हुमायूं को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। इसी तरह से धर्मत के युद्ध की बात करें तो ये 1658 में हुआ था। ठीक है, औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य हुआ था, जो कि शाहजहां के पुत्र थे, जिसमें दारा शिकोह जो है वो मारा गया था। ठीक है, और औरंगजेब ने सिंहासन को हथिया लिया था। जजाऊ के युद्ध की बात करें तो ये 1707 में हुआ था। ठीक है, जिस तरह से औरंगजेब ने अपने भाइयों को हराकर, ठीक है, और उन मतलब अपने पिता का जो राज सिंहासन है हड़पा था, उसी तरह से उसी ही परिस्थिति का सामना इनके पुत्रों को भी करना पड़ा। ठीक है, जजाऊ का युद्ध 1707 में हुआ था, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, और ये किसके मध्य हुआ था? जो औरंगजेब के पुत्र थे बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह, ठीक है, इनके मध्य जो है ये युद्ध हुआ था। तो इस तरह से उत्तर की अगर हम बात करें तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर जो है कालक्रमानुसार पहले बिलग्राम का युद्ध, ठीक है, उसके बाद क्या सरनाल का युद्ध हुआ, फिर धर्मत का युद्ध और फिर जजाऊ का युद्ध। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तब बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एकता व्यवस्था की, तो एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, ये पॉइंट सही है। ठीक है, सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, ये भी सही है। ठीक है, और इसके जितने भी पॉइंट है इसको ध्यान रखिएगा।
अगला दिया है कि एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। तो ये ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा और यही उत्तर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है। जो एकता से एकत्रित राजस्व होता था वो सीधा सुल्तान के खाते में ना जाकर राजस्व है जो सीधा है वो कहाँ पर, सैन्य और प्रशासन पर व्यय किया जाता था। ठीक है। और ये जो एकता व्यवस्था है किसके द्वारा शुरू की गई थी, ये इल्तुतमिश द्वारा जो है इसका प्रचलन किया गया था। और किस लिए, भू क्षेत्र राजस्व कर एकत्रित करना। ठीक है। ये क्या था, एकता व्यवस्था का उद्देश्य था। ठीक है। चौथा ऑप्शन है कि मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। तो ये सही है। तो जो एकता से एकत्रित होती थी उसको राजस्व मुक्ति कहा जाता था। ठीक है। उससे एकत्रित जो राजस्व होता था वो सैनिक, ठीक है, सैनिक पर जो है व्यय किया जाता था, प्रशासन पर व्यय किया जाता था। ठीक है। तो उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं पुस्तक के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, तबकात ए नासिर। तो तबकात ए नासिरी जो है ये मिनाज उस सिराज जसजानी की जो है ये पुस्तक है। ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें तारीख फिरोज शाही, तो ये शम्स ए सिराज अफीफ, ठीक है, ये इसके लेखक, इस पुस्तक के लेखक है। ठीक है। तुगलकनामा की बात करें तो तुगलकनामा जो है वो इब्न बतूता ने नहीं, ये बल्कि अमीर खुसरो, ठीक है, यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है कि ये इब्न जो ये तुगलकनामा है ये किसने लिखी थी, ये अमीर खुसरो ने लिखी थी। ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुमायूं नामा, ये गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, हुमायूं नामा। तो बात यहाँ हो रही है किसकी, तुगलकनामा, तुगलकनामा अमीर खुसरो। तो फिर इब्न बतूता ने क्या लिखा था, तो इब्न बतूता की कौन सी पुस्तक थी, फेमस रेहला। ठीक है। इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक जो है वो लिखी थी। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो इस तरह से उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सूची मिलान की गई है। बात करते हैं इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि जो है ये अंग्रेज और मुगल शाह सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई थी। और कब हुई थी, 1765 में हुई थी। ठीक है। और वहीं पर इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि है वो भी अंग्रेज और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है, अंग्रेज और, देखिए शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ समझ जाइएगा, अंग्रेज और शुजाउद्दौला, ठीक है, इनके मध्य हुई थी कौन सी, दूसरी संधि हुई थी। और ये भी 1765 में हुई थी। और जो पहली हुई थी, ये सेकंड है, जो पहली हुई थी वो किसके मध्य हुई थी, वो अंग्रेज और मुगल सम्राट जो थे, कौन थे, मुगल सम्राट शाह आलम, शाह आलम सेकेंड, ठीक है, इसके मध्य हुई थी। और ये भी 1765 में ही हुई थी। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए मंगलौर की संधि की बात करें तो मंगलौर की संधि है वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई थी। ठीक है। और ये कब हुआ था, 1780 से 84 के मध्य। ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन क्या ले लेंगे हम, 1784 ले लेंगे, क्योंकि जो ये युद्ध है ये 1780 से 84 के मध्य चला था, आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है। और ये किसके मध्य हुआ था, ये अंग्रेज और टीपू सुल्तान, ठीक है, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य था। 1784 में ये मंगलौर की संधि हो जाती है। सालाबाई की संधि की बात करें तो ये संधि जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय हुई थी, जो कि 1775 से 1782 के मध्य हुआ था। ठीक है, 1775 1782 के मध्य हुआ था। और ये किसके मध्य हुआ था, आंग्ल मराठा यानी कि अंग्रेज और मराठा के मध्य। ठीक है, जिसमें महादजी सिंधिया की मध्यस्थता जो हुई थी उसमें अंग्रेज और मराठों के मध्य 1782 में ये संधि हो गई थी। मद्रास की संधि की बात करें तो इसका टाइम क्या है, 1769 है। ठीक है, एक ही ऑप्शन बचता है। और ये भी आंग्ल मैसूर युद्ध ही था। ठीक है, 1767 से 1769 के मध्य हुआ था। 1767 से, सॉरी, 67 से 1769 के मध्य हुआ था। कौन सा, आंग्ल मैसूर युद्ध, कौन सा, किस, फर्स्ट। ठीक है। और ये किसके मध्य हुआ था, ये हैदर अली और अंग्रेज के मध्य। जाहिर सी बात है द्वितीय युद्ध जो टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था पहला किसके हुआ, हैदर अली और अंग्रेज के मध्य हुआ था। ठीक है। और संधि कौन सी हुई थी, मद्रास की संधि हुई थी। इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे घटना का कालक्रम अनुसार इसको हमें व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो पूना पैक्ट की अगर हम बात करें, देखिए पहले सीधे हम उत्तर पर आ जाते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है उसका उत्तर हो जाएगा। तो जो है वो चौथा जो है वो सबसे पहले अगर हम इसका नाम लें तो ये कब हुआ था, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये 1930 में हुआ था, है ना,
सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था और ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये दांडी पर हुआ था। कैसे? कि साबरमती आश्रम से 12 मार्च को यात्रा शुरू की गई थी और 6 अप्रैल को ये यात्रा खत्म होती है। ठीक है? जो कि साबरमती से शुरू होकर दांडी पर आकर हाथ में नमक उठाकर गांधी जी ने नमक आंदोलन तोड़ा था और उसी के बाद ही, ठीक है, क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वहां की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए ठीक है, इसके बाद ही, ठीक है, इसके बाद ही 5 मार्च 1931, सॉरी 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, और जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद 16 अगस्त 1932 को क्या हुआ था, तो 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड्स द्वारा क्या है, सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा हुई थी। ठीक है, जिसको हम पूना पैक्ट, ठीक है, जो कि सांप्रदायिक पंचांग के बाद गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य क्या हुआ था, पूना समझौता हुआ था, जो कि 1932 के मध्य हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1932 के मध्य हुआ था। और क्रिप्स मिशन की बात करें तो ये कब हुआ था, 1942। ठीक है, तो इस तरह से उत्तर क्या हो जाएगा, इस तरह से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमा को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था और पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत जो है वो बनाया था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर जो है ये दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो है जो 1905 में है, वो बंगाल विभाजन जो है, ये बंगाल विभाजन करने का जो है निर्णय लिया गया था। ठीक है, और बंगाल को 2 भागों में बांटा था, किसमें किसमें, पूर्वी बंगाल में और आसाम में। ठीक है, इन 2 भागों में इसको बांटा था और जो बंगाल का पश्चिमी भाग था, ठीक है, उसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, चोल नागपुर को शामिल कर लिया गया था, चोल नागपुर को। ठीक है, और इसके अतिरिक्त उसने मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं में भी बदलाव किया था, किसने, लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फॉर्मूला किसने बनाया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजगोपालाचारी ने। देखिए, मद्रास प्रांत के बहुत ही प्रभावशाली नेता थे ये राजगोपालाचारी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था कि मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग और सॉरी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के जो मध्य विवाद चल रहे थे, ठीक है, कांग्रेस के मध्य जो विवाद चल रहे थे, जो राजनीतिक गतिरोध था, उनको दूर करने के लिए इन्होंने 1944 में क्या चलाया था, 1944 में इनके मध्य एक योजना जो है गांधी जी की स्वीकृति से जो है चलाया था, जिसे सीआर फॉर्मूला का नाम जो है दिया गया था। ठीक है, जिसे, हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, जिसे जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विपिन चंद्र जो है इसके लेखक हैं। ठीक है, निम्न घटना को कालक्रम क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो यहाँ दिया है कि महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो इस तरह से उत्तर जो है सबसे पहले यही होगा कि महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद क्या हुआ, भारत का संविधान लागू हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर की प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। उसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान जो है वो लागू हो गया। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये उत्तर हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे ही आंसर होगा। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें महाराजा हरि सिंह की, तो इन्होंने 26 नवंबर 1947 को जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, और फिर संविधान जो है वो कब लागू हुआ, वो 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। 26 नवंबर 1949, सॉरी ये 26 अक्टूबर है, 26 अक्टूबर, 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है वो लागू हो जाता है। फिर प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को जो अनुमोदित किया था वो कब किया था, तो वो किया था 26 जनवरी 1950। ठीक है,
26 जनवरी 1950। इसके बाद जम्मू कश्मीर जो है इसका नया संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 नवंबर 1957 को। ठीक है, तो इस तरह से उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो 1972 में पारित किया गया था। ठीक है, और जिसका आधिकारिक नाम क्या था? द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। मैरिज एक्ट, ठीक है, मैरिज एक्ट 1872। ठीक है, ये ईसाइयों की विवाह विवाह की पद्धति थी। ठीक है, जिसमें जो है लड़कों की जो उम्र है वो 18 वर्ष थी। ठीक है, बॉयज की, और गर्ल्स की जो एज थी वो कितनी थी? 14 वर्ष थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो यहाँ हम बात करें पावना की। पावना विद्रोह कब हुआ था? तो पावना विद्रोह हुआ था 1873 से 85 के मध्य। एका विद्रोह जो है ये 1922 में हुआ था। ठीक है, संथाल का जो विद्रोह है ये 1855 से 1856 के मध्य। और ताना भगत जो है ये 1900, ताना भगत आंदोलन 1914। ठीक है, तो इस तरह से उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है ये उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो भारतीय जल सेना अधिनियम जो है ये 1927 में हुआ था, ये ऑप्शन सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, ये भी सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ये 1931 में हुआ था, ये भी सही है। जो सांप्रदायिक निर्णय, ठीक है, ये 1933 में ना होके 1932 में हुआ था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है ये उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न घटना को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर हमें बताना है। ठीक है, तो साइमन आयोग की जो नियुक्ति है, साइमन आयोग की नियुक्ति ये कब होती है? तो ये हुई है सीधे पहले हम उत्तर पर आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर। तो पहले सबसे पहले इस क्रम के अनुसार ही चलते हैं। तो फिरोज शाह मेहता की जो मृत्यु है ये कब हुई थी? तो फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर 1915 को हुई थी। ठीक है, 5 नवंबर 1915 को फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी। गांधी जी का जो दांडी मार्च है ये 1930 में चला था। जलियांवाला बाग जो है ये 1919 में हुआ था। और साइमन कमीशन की नियुक्ति की अगर बात करें तो ये 1927 में। ठीक है, साइमन कमीशन जो है ये 1927 में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था कहाँ पर? लाल किला दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। तो इस जो आईएनए यानी कि आजाद हिंद फौज जो है इसमें जो गिरफ्तार अधिकारी थे इन पे नवंबर 1945 में जो है इन पर मुकदमा चलाया गया था। कहाँ पर? दिल्ली के लाल किले में इन पर मुकदमा चलाया गया था। और इस मुकदमे में मुख्य जो अभियुक्त थे वो आईएनए के 3 थे। कौन कौन थे? वे मेजर शाहनवाज खां, ठीक है, मेजर शाहनवाज खां। ठीक है, इसके अलावा कौन थे? इसके अलावा कर्नल गुरु दयाल सिंह, और इसके अलावा प्रेम सहगल। ठीक है, प्रेम सहगल, इन पे मुकदमा चलाया गया था। और इसमें जो वकीलों का नेतृत्व है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि वकीलों का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? तो ये भूला भाई देसाई थे। इनके नेतृत्व इन्होंने इस जो मुकदमा है इस मुकदमे का नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ हमें बताना है कि कौन सा कथन और कारण सही होगा। ठीक है, तो उत्तर पर आ जाते हैं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और इसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, और वॉरेन हेस्टिंग स्वयं ही एक उद्भट विद्वान था तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी, अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहन करता था। देखिए, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कथन जो है इसका कारण, ठीक है, ये नहीं। ठीक है, चलिए कुछ तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। तो थैंक यू क्लास हमारे साथ बनने के लिए। ठीक है, अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे। अगले 2018 के प्रीवियस ईयर जो इतिहास के क्वेश्चन है उसको कराएंगे। तो फटाफट से प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लीजिए ताकि ये एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।